हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और अभी हम लोग सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा इंग्लिश पेडागोजी का, जो कि टारगेट बेस्ड है सीटेट के लिए। और जितनी भी टेट एग्ज़ाम्स होती है उसके अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस सेशन कल 9 PM पर आपको मिला था, और यदि आप ये सेशन पहली बार देख रहे हैं तो आप प्रीवियस जितने भी सेशन हैं वो सारे सेशन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक पूरा वीक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस सेशन का। और ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आपको कल होमवर्क में भी दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट करना था, और बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था विथ रीज़न कि आंसर जो है उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो अभी अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। While teaching English, a teacher is not able to draw the attention of some students sitting at the back. She should मतलब कि जब भी टीचर पढ़ा रहा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट बेंच पर बैठे रहते हैं और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। तो टीचर ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकती है वो आपसे पूछा हुआ है। स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग द नोट्स टू द स्टूडेंट। वो बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन कर रही थी वो रोक कर नोट्स बनवाना स्टार्ट कर दे या फिर क्वेश्चन आंसर लिखवाना स्टार्ट कर दे, इस तरीके से। सेकेंड है स्कोल्ड देम फॉर नॉट पेइंग अटेंशन। उन्हें डांटे क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, उनका ध्यान नहीं है इसलिए। थर्ड ऑप्शन है इग्नोर देम एंड कैरी ऑन। उन्हें इग्नोर करे और जैसे वो पढ़ा रही थी वैसे पढ़ाती रहे, चाहे बच्चे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो वो उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड इवेल्युएटिंग हर टीचिंग मेथड। अब यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है कि टीचर क्या कर सकती है, तो इसका सही ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। एंगेज देम बाय आस्किंग द क्वेश्चन, बच्चों को क्वेश्चन पूछकर उनको यहाँ पर बिजी रख सकती है ताकि वो बातचीत ना करे, पूरी क्लास को डिस्टर्ब ना करे। तो एंगेज देम बाय आस्किंग द क्वेश्चन एंड इवेल्युएटिंग हर टीचिंग मेथड। यहाँ पर टीचर खुद की जो इवेल्युएशन मेथड इवेल्युएट कर सकती है, खुद को जज कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है कि वो कैसे क्या पढ़ा रही है। अगर नहीं अच्छा नहीं पढ़ा रही है तो बच्चों को क्यों समझ नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है और इवेल्युएट कर सकती है उसकी टीचिंग मेथड को, कि बच्चों को यदि इस टीचिंग मेथड के थ्रू समझ नहीं आ रहा है तो वो कोई और टीचिंग मेथड के थ्रू भी पढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड। किसी भी लैंग्वेज को यदि हम नेचुरली एक्वायर करते हैं, नेचुरली ग्रहण करते हैं, दो चीज़ें होती है, एक तो नेचुरली होता है और एक हम क्या करते हैं लर्निंग सीखने जाते हैं, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए या किसी की मदद से सीखते हैं। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि किसी भी लैंग्वेज को नेचुरली सीखना क्या होता है, लैंग्वेज को अडेप्ट करना यानी कि लैंग्वेज अडेप्शन, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन या फिर लैंग्वेज जनरलाइजेशन। तो हम किसी भी लैंग्वेज को नेचुरली कब एक्वायर करते हैं, कब नेचुरली सीखते हैं, जब हम उसे एक्वायर कर रहे होते हैं, जब हम उस चीज़ को ग्रहण कर रहे होते हैं नेचुरली। जैसे जब हमारा जन्म होता है, जब हम शैशव अवस्था में होते हैं तो हमारे आसपास के लोग जिस भाषा को बोलते हैं हम उसी भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, उसी भाषा को सीख जाते हैं। अब हमारे घर वाले हिंदी बोलते हैं इसलिए हमने हिंदी सीख ली, अब वो इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग इंग्लिश सीख जाते हैं। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस भाषा का एक्वायर कर रहे हैं, किस भाषा को ग्रहण कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब किसी भी भाषा को नेचुरली सीखा जाता है, नेचुरली किसी भी भाषा को बच्चा लर्न करता है बिना किसी प्रैक्टिस के, तो उसे कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकस ऑन। जो एक कम्युनिकेटिव अप्रोच है सीखने का, पढ़ाने का, वो किसके ऊपर फोकस रहता है, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज प्लस एन एबिलिटी टू यूज़ द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। सी ऑप्शन है द प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर पैटर्न, या फिर ऑप्शन डी है द स्ट्रक्चर एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कम्युनिकेटिव अप्रोच। हर एक सेशन में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इसी टाइप के कि कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है, स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होती है। तो आप क्या करें, सारे जो टॉपिक है जो हमारे रिलेटेड है मेथड एंड अप्रोच से, टोटल 8 टाइप आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनको आप क्लियर करते रहें। नहीं तो अभी कल से हमारे थ्योरी सेशंस भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो उसके अंदर अपन ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, तो अभी हमसे पूछा गया था जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, तो हमने इससे जो प्रीवियस सेशन में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे तो हमने इस चीज़ को भी देखा था कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, LSRW के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। मतलब चारों जो स्किल्स होती है, चाहे वो लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, इन चारों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी एक स्किल को यहाँ पर हम लोग हटा नहीं सकते। जैसे जो GT मेथड होती है उसमें रीडिंग राइटिंग के ऊपर फोकस रहता है, स्ट्रक्चर जो अप्रोच होती है उसमें लिसनिंग स्पीकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन
कम्युनिकेटिव अप्रोच में चारों स्किल को ध्यान में रखकर पढ़ाई करवाई जाती है या फिर बच्चों को स्टडी करना होती है, तो इसमें किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज़ का मतलब आपके पास भाषाई साक्षरता हो, कॉम्पिटेंसीज़ का मतलब होता है साक्षरता, ठीक है। तो आपके पास भाषा का पूरा अच्छा नॉलेज हो, प्लस एबिलिटी टू यूज़ द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, आप उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए। कम्युनिकेटिव अप्रोच या फंक्शनल अप्रोच का मीनिंग ही यही होता है कि आप आउटसाइड योर क्लास, आउटसाइड योर स्कूल उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से बोल पाए, अच्छे से अपना मैसेज उस लैंग्वेज में कन्वे कर पाए। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच का मीनिंग क्या हो जाएगा? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज आपके पास होना चाहिए, मतलब आप उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहे हो, इंटीग्रेटेड वे में आप LSRW जो चारों स्किल है उसको समझ पा रहे हो, प्लस एन एबिलिटी टू यूज़ द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, आप उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट वे में यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, सबसे मोस्ट क्रिटिकल पीरियड आपको किसी भी भाषा को एक्वायर करने का कौन सा लग सकता है? प्रीनेटल पीरियड, ठीक है, वो गर्भावस्था वाली बात हो रही है, अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या फिर एडोलसेंस, किशोरावस्था। हिंदी में मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा हिंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी इंग्लिश में जब आप पेपर करेंगे तो क्वेश्चन पूरा आपका इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। तो जिन शब्दों का मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहा या फिर अभी आपको नहीं पता था तो आप उनको नोट डाउन भी कर लें, ओके। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, कौन सा सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए? वो होता है अर्ली चाइल्डहुड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्ली चाइल्डहुड मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करना और उस लैंग्वेज के निर्माण में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहेलबर्ग? लॉरेंस कोहेलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज यहाँ पर बताई है? बात किसकी हो रही है? लॉरेंस कोहेलबर्ग की हो रही है, ठीक है। लॉरेंस कोहेलबर्ग का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा याद करिए अपने माइंड में कि उन्होंने वो दवा वाला एग्जाम्पल दिया था कि उसकी वाइफ को कैंसर था, फिर वो दवा लेने के लिए वहाँ से मेडिकल से जाकर दवाई चुराता है। तो वो कौन सी स्टेज है? मतलब उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू लॉरेंस कोहेलबर्ग क्या बताना चाहते थे? क्या वो एक लेटेंसी स्टेज के बारे में बताना चाहते थे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के बारे में बताना चाहते थे? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बताना चाहते थे? या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फर्शिएटी स्टेज जो है उसके बारे में वो बताना चाहते थे? लॉरेंस कोहेलबर्ग की जो थ्योरी थी वो एक मतलब व्यक्ति किस प्रकार से बिहेवियर करता है, मतलब उसके अंदर कितने नैतिक गुणों का विकास हो चुका है उसके बारे में थी। तो जो ये लेटेंसी स्टेज है, एक लेटेंसी स्टेज जो है हमारी सिगमंड फ्रायड की स्टेज आती है जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक चलती है, ठीक है, जहाँ पर वो कुछ हिडन चीज़ें अपने अंदर रखता है, इस तरीके से है। तो लेटेंसी स्टेज हमारी सिगमंड फ्रायड की, तो लॉरेंस कोहेलबर्ग से संबंधित नहीं है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो है हमारा लॉरेंस कोहेलबर्ग की थ्योरी से कनेक्टेड है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारा जीन पियाजे की थ्योरी है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप जिसको बोलते हो, जहाँ पर बच्चा तार्किक चिंतन करता है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की स्टार्ट हो जाती है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फर्शिटी स्टेज हमारी जो है एरिक एरिक्सन के जो 8 स्टेजेस है जो उन्होंने शेषावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक बताई है, उसके अंदर ही आती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फर्शिटी स्टेज। तो अभी हमसे पूछा गया था कि लॉरेंस कोहेलबर्ग की कौन सी है, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन हमारी लॉरेंस कोहेलबर्ग की थ्योरी के अंदर आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। During classroom discussions, a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रिलेवेंस या फिर जेंडर कॉन्स्टेंसी। अभी क्लासरूम में क्या हो रहा है? क्लासरूम के डिस्कशंस में टीचर जो है लड़कों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, उनको ज़्यादा मतलब वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको अच्छे से आंसर करिए। यदि हम कंपेयर करें गर्ल्स से तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, किस चीज़ को शो कर रहा है? जेंडर बायस को, जेंडर आइडेंटिटी को, जेंडर रिलेवेंस को या फिर जेंडर कॉन्स्टेंसी को। तो सही आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर होना चाहिए? क्लासरूम में कुछ इस तरीके का हो रहा है, मतलब लैंगिक भेदभाव हो रहा है, तो हम लोग उसे जेंडर बायस ही बोलते हैं। यहाँ पर एक लैंगिक पक्षपात वाली फीलिंग आ रही है, लैंगिक पक्षपात वाली चीज़ देखने को हमको मिल रही है, तो दैट्स कॉल्ड जेंडर बायस। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ये चीज़ क्या शो करती है? जेंडर बायस को शो करती है, ओके।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असेसमेंट इज़, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि असेसमेंट और इवैल्यूएशन के जो भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बनते, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनते इनसे, क्योंकि हम लोग कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी भी एग्जाम ले लो। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है असेसमेंट क्या है, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जजमेंटल होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है या फिर प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन होता है, इसके बारे में मैंने आपको एक वेन डायग्राम के थ्रू भी ये चीज़ सिखाई थी कि किस तरीके से वर्क करती है। देखो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है हमारा मेज़रमेंट, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा असेसमेंट और उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मेज़रमेंट में हम तो सिर्फ नंबर कैलकुलेट करते हैं कि बच्चों को कितना मार्क्स आया है, ठीक है, बच्चों को कितना मार्क्स आया ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं मेज़रमेंट में, कितने नंबर आ रहे हैं। असेसमेंट में हम लोग उनका क्वांटिटी, मतलब कि ये जो नंबर हो गए वो कैलकुलेट करने के साथ साथ बच्चों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, बच्चा ऑनेस्ट है कि नहीं, बच्चा कितनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे का कॉग्निशन कैसा है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाती है किसके अंदर, असेसमेंट के अंदर। उसके बाद अपन बात करते हैं तो इवैल्यूएशन में क्या होता है, मेज़रमेंट में ये हो गया, असेसमेंट में ये हो गया। आप इवैल्यूएशन में फ़ाइनल क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं असेसमेंट में और मेज़रमेंट में जितनी भी बच्चों की जो भी रिज़ल्ट निकल कर आता है, ठीक है, तो उस रिज़ल्ट की हम लोग फाइनल एक रैंक बना देते हैं, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, इवैल्यूएशन कहलाती है। अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि असेसमेंट का कार्य क्या होता है, तो क्वालिटी, बच्चों के अंदर क्या क्या गुण है, प्लस बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, दोनों चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। तो वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो असेसमेंट इज़ प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड दोनों होगा। प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड कैसे, बच्चा किस तरीके से प्रगति कर रहा है, ठीक है, और बच्चे का क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है, क्या प्रोडक्टिव रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से असेसमेंट हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, साथ ही प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी होता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। असेसमेंट एक टाइप का प्रोसेस ओरिएंटेड प्लस प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते, ये उसका पूरा डिटेल है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा यदि आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ सारा लिखा हुआ है सब कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमने दो टाइप के असेसमेंट पढ़े हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में थोड़ा सा भी आपको हिंट मिल जाए, फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है और समेटिव असेसमेंट हमारा योगात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट का टाइप नहीं लग रहा है। ऑप्शन है आपके पास ओरल टेस्टिंग, ठीक है, टर्म एंड असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स या फिर पोर्टफोलियो। तो क्या नहीं है प्रकार एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता क्या है। जिन्होंने मुझसे पहली इवैल्यूएशन पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर इस पे इवैल्यूएशन पे कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही हम लोग सीडीपी में भी कंप्लीट करते हैं कि शिक्षा में मापन व मूल्यांकन क्या होते हैं। तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है कि किस तरीके से ये वर्क करती है और क्या क्या इसके टाइप हो सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में आप सभी का एक रिवीजन हो जाएगा। हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है हमारा समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो क्लास के बीच बीच में किया जाता है, जैसे आज मैं क्लास ले रही हूँ तो आज मैंने आपसे पूछ लिया कि कुछ नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, फिर मैंने आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिया। तो इस तरीके से जितना भी असेसमेंट होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द सेशन जो किया जाता है उसको हम समेटिव असेसमेंट कंसीडर करते हैं। जिससे आपका सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है मान लो, तो सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल में बिठाया जाएगा, 2 घंटे दिए जाएंगे, जितना भी टाइम दिया जाएगा उसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, फिर उसका एक फ़ाइनल रैंक डिसाइड होगा। तो इस तरीके से जो एक फ़ाइनल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको ग्रेड दी जाती है, आपकी एक रैंक बन जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ओके तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं लग रहा है। तो ओरल टेस्टिंग तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। आज मैंने क्लास ली, आज अपन ने बच्चों के साथ डिस्कशन कर लिया, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, मौखिक टेस्ट ले लिया जिसको बोला जाता है ओरल टेस्टिंग, तो ये तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, बच्चों के सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं कि बच्चों ने अभी तक कितना अचीवमेंट किया है, कैसे का कार्य किया है, आउट ऑफ स्कूल उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो वो सारी चीज़ें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में आ जाती है। पोर्टफोलियो भी सेम ही होता है,
ठीक है। बच्चे का पूरा विवरण जो रहता है वही हमारा पोर्टफोलियो होता है, सारी डिटेल A to Z बच्चे की उस पोर्टफोलियो के अंदर रहती है। तो ये तीनों हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और ये जो टर्म एंड असेसमेंट, मतलब टर्म एंड मतलब कि एक सेशन एंड हो जाने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है उसे हम बोलते हैं टर्म एंड असेसमेंट, जो कि लास्ट में होगा, जो कि एक टाइप होगा हमारा समेटिव असेसमेंट का। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। टर्म एंड असेसमेंट जो है हमारा एक प्रकार का समेटिव असेसमेंट है, उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टीचर आस्क्ड the student to access their classmates during a debate competition in the class. This method of assessment is। यहाँ पर टीचर क्या कर रही है? बच्चों को पूछ रही है वो एसेस करें, मतलब बच्चों को एसेस करना मतलब कि एक उनको सपोर्ट करना या फिर उनको जज करना, एक तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे हम लोग करते हैं ना कि टीचर बच्चा जब क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो इस तरीके से टीचर देख रहा होता है कि बच्चे ने कार्य सही किया कि नहीं। तो टीचर ने क्या बोला है? बच्चे को बोला है कि दूसरे बच्चे जो हैं, डिबेट कंपटीशन चल रहा है क्लास में, तो एक स्टूडेंट को या फिर 2 से 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने खड़ा किया टीचर ने और बोला कि तुमको ये देखना है कि ये बच्चे सही तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एसेस करने का मीनिंग ये होता है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन इन द क्लास। दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज। अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? दूसरे बच्चों को जज करेंगे, वो देखेंगे कि बच्चे सही से कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनके साथ वाले लोग, इस तरीके से। ओके, तो ये वाली मेथड असेसमेंट की कौन सी कहलाती है? ग्रुप असेसमेंट, इंडिविजुअल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट या फिर सेल्फ असेसमेंट। अब आप समझने की कोशिश करो, स्टूडेंट ही स्टूडेंट को जज कर रहे हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट को देखता है कि बच्चे कैसे कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर टीचर ना करते हुए टीचर ने बोला है कि जैसे कि उनके कोई 2-3 स्टूडेंट्स हो गए जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, तो उन्होंने बोला है कि तुम जज करो कि डिबेट कॉम्पिटिशन सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो ये एक टाइप का कौन सा असेसमेंट कहलाता है? ये कहलाता है हमारा पीयर असेसमेंट। अब पीयर असेसमेंट में क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर पूरी क्लास में आप लोग मान लो इतने बच्चे बैठे हुए हैं, इन सभी के बीच में एक डिबेट कंपटीशन चल रहा है। टीचर ने क्या किया? 2 बच्चों को बुलाया, 2 से 3 बच्चों को बुलाया और इन तीनों बच्चों को ये जो डिबेट कंपटीशन चल रहा है इसका ध्यान रखने को बोला कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सब पूरा जो प्रोसेस है, पूरी जो एक्टिविटी है बहुत अच्छे से चलना चाहिए। तो एक बच्चा ही क्या कर रहा है? दूसरे बच्चे को जज कर रहा है। तो ये एक टाइप का असेसमेंट मतलब कि पीयर टाइप का होता है, जहाँ पर अपने ही ग्रुप के कोई लोग उठकर दूसरे उनका एक लेवल जो है उस कार्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पीयर असेसमेंट। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पीयर असेसमेंट ये चीज़ कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट अबाउट लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम के बारे में आपको कौन सी चीज़ यहाँ पर सही नहीं लग रही है, वो चीज़ आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं, तो एक एक ऑप्शन को आप चाहें तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ऑप्शन पहला मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, लैंग्वेज गेम्स क्रिएट अ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट इन द क्लासरूम एंड एनहेंस द यूजेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अभी मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दूंगी, आप खुद से समझने का ट्राई करिए और फिर कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। लैंग्वेज गेम्स क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एंड नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर लर्नर्स कैन लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हो गए यहाँ पर। अगला है लैंग्वेज गेम्स क्रिएट एन एनवायरनमेंट इवन फॉर द शाय लर्नर्स टू पार्टिसिपेट, या फिर लैंग्वेज गेम्स प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट विथ लर्नर्स टू विन द गेम बाय एनी मीन्स। अब वापस से हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा नॉट अप्रोप्रिएट मतलब कि आपको सही नहीं लग रहा है। तो पहला ऑप्शन आप वापस से पढ़ो, लैंग्वेज गेम्स क्रिएट अ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट इन द क्लासरूम एंड एनहेंस द यूजेस ऑफ इंग्लिश। हो सकता है कि उनको बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा ही माहौल क्रिएट करके पढ़ाया जा रहा हो, तो सही है, लैंग्वेज गेम से ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हटाओ। दूसरा बोल रहा है लैंग्वेज गेम जो है एक स्ट्रेस फ्री एंड नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि लर्नर आसानी से, यानी कि स्टूडेंट आसानी से इंग्लिश को समझ पाए। तो ये चीज़ भी ठीक है, इसको भी हटा दो। तीसरा ऑप्शन अपन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है? लैंग्वेज गेम्स क्रिएट एन एनवायरमेंट इवन फॉर द शाय लर्नर्स टू पार्टिसिपेट। एक लैंग्वेज जो गेम होते हैं, अलग अलग गेम्स जो खिलवाए जाते हैं,
जो शाय जो शर्मीले बच्चे होते हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने का यहाँ पर एक मौका मिल जाता है, तो ये चीज़ भी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, अब तो वही बचा हुआ है, मतलब वही आंसर होगा। लैंग्वेज गेम प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट टू द लर्नर्स टू विन द गेम बाय एनी मीन्स, तो ये चीज़ गलत है। लैंग्वेज गेम क्या एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है क्या, ताकि बच्चे सिर्फ गेम को जीत सके, उस जो भी खेल खेला जा रहा है उसको जीत सके किसी भी कंडीशन में बाय एनी मीन्स, तो इस तरीके का पर्पस नहीं होता है लैंग्वेज लैब्स या फिर लैंग्वेज गेम्स का। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैंग्वेज गेम्स प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट टू द लर्नर्स टू विन द गेम बाय एनी मीन्स, इसका सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज गेम्स प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट टू द लर्नर्स टू विन द गेम बाय एनी मीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है हमारे पास, रिमीडियल टीचिंग फॉर। रिमीडियल टीचिंग का कार्य क्या होता है, किस लिए होती है। द टीचर टू टीच बेटर, इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, द लर्नर टू लर्न बेटर, या फिर द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज या फिर हर टीचिंग। तो रिमीडियल टीचिंग हमने पढ़ा है, सबसे पहले डायग्नोसिस किया जाता है, बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको समझा जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर रिमीडियल किया जाता है, मतलब उसका उपचार किया जाता है। तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं, ताकि लर्नर यानी कि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से स्टडी कर पाए, अच्छे से लर्न कर पाए चीज़ों को, साथ ही टीचर खुद को एवेल्यूएट कर ले, टीचर जो भी टीचिंग मेथड्स है उनका यूज़ कर रहा है उसको देख ले कि वो जिस तरीके से पढ़ा रहा है वो तरीका ठीक है या नहीं, उस चीज़ को भी वो वहाँ पर देख सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू टीच हर, द टीचर टू चेक हर टीचिंग और हीज टीचिंग। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बीच में स्किप कर दिया था, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर एक साइड आपको टाइप ऑफ असेसमेंट दिखेगा और दूसरे साइड उनका मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब टाइप ऑफ असेसमेंट में हमारा आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, ये 3 टाइप हैं। ठीक है, अब इन तीनों टाइप का आपको मीनिंग इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, तो ये कल के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाकर सभी का मीनिंग लिखेंगे। हमने ये सेशन पहले किया हुआ भी है जिसमें हमने देखा था असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है तो उसका मीनिंग क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग है तो उसका मीनिंग क्या है। हिंट मैं आपको ऑप्शन के रूप में ऐसे दे सकती हूँ, जो सेशन के लास्ट में किया जाता है, जो सेशन के बीच में किया जाता है, और एक सेशन के मिड में, या फिर बच्चे अपना खुद से सेल्फ एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये तीनों टाइप इसके अंदर है। अब आपको बताना है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो बाहर कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इस पूरे क्वेश्चन को हम कल के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, इन तीनों को आपको मैच करना है, फिर ऑप्शन क्या होगा ये यहाँ पर चेक करना है। ठीक है।